बेसिकली आज हम फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ेंगे। व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ फिनेंस, व्हाट इज योर आरओसी, व्हाट इज योर आरओई, डी बाई रेशो क्या रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत सिंपल लाइव एग्जांपल लिया है ऑफ आयन विच इज द बर्गर सेलर। तो यहाँ पे हम एक बर्गर के बिजनेस को बेसिकली स्टडी करेंगे, राइट। बर्गर के बिजनेस में क्या होता है, बेसिकली आप एक शॉप रेंट पे लेते हो या फिर आपकी खुद की है तो आप खुद के शॉप पे ओपन करते हो। यू नीड सम बेसिक इंग्रेडिएंट्स, आपको वेजिटेबल्स लाने रहते हैं, कुछ अदर ग्रोसरीज रहती है, बन्स लाने पड़ते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद क्या है, आपके एम्प्लॉयज रहते हैं, आपका ऑपरेशनल कॉस्ट रहता है, योर इलेक्ट्रिसिटी, योर लाइट बिल, योर एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। तो वो सब को कंसिडर करके यहाँ पे हमें केस स्टडी कर रहे हैं, यू कैन से this is the best and the most simple way to understand the complicated terms of your finance. ओके तो बर्गर सेलर के बारे में हम केस स्टडी करने वाले हैं। सो ये बर्गर सेलर का जो ओनर है दैट इज आयान। मैंने उसका नाम रखा है आयान। ओके तो स्टार्टिंग विथ इक्विटी, अभी अगर मुझे न्यू बिजनेस न्यू वेंचर कुछ स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा मेरे पास कितना पैसा है। सो वैसे ही बर्गर का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अयान के पास खुद के हैं 10 लाख रुपए। ही हैज इक्विटी ऑफ 10 लाख रुपीज, राइट। उसके बाद डेप्ट, जो 5 लाख का वो डेप्ट ले रहा है, वो ले रहा है बैंक से। क्योंकि अगर हमें कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम खुद का पैसा थोड़ा लगाते हैं और थोड़ा बहुत बैंक से लेते हैं। तो इन दिस केस आयन ने खुद से 10 लाख रुपए लगाए हैं विच इज हिज ओन इक्विटी, जिसको हम इक्विटी बोलते हैं। एंड डेट, डेट जो होता है वो उसने बैंक से लिया है और 5 लाख रुपीज मशीन, न्यू मशीन के लिए, शॉप्स के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास आता है दैट इज ऑफ डेप्ट टू इक्विटी कैलकुलेशन विच इज योर डी बाई ई रेशो। ओके जैसे कि हम देख सकते हैं डेप्ट टू इक्विटी में क्या होगा, डेप्ट ऊपर आएगा और इक्विटी नीचे आएगा, राइट। तभी वो एक रेशो बनेगा। तो ये केस में हमने डेप्ट कितना लिया है, 5 लाख रुपीज, राइट। हमने इक्विटी कितनी ली है, मतलब खुद का पैसा कितना लगाया है, 10 लाख रुपए। तो हमारा डेप्ट टू इक्विटी रेशो कितना हो जाएगा, 0.5। दैट मीन्स ही हैज 0.5x डेप्ट पर वन इक्विटी। मतलब खुद का अगर 1 रुपए लगाया है तो उसमें से जो 0.5 रहेगा वो लोन का है उसके कंपैरिजन में। तो आपका डेप्ट टू इक्विटी क्या हो गया, डेप्ट जितना लिया है वो ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, इक्विटी मतलब खुद से जितना पैसे लगाया है कंपनी वो आएगा डिनोमिनेटर में। दोनों का रेशो हो जाएगा डी बाई ई रेशो। तो ये जितना कम रहेगा उतना बेटर रहेगा, राइट। क्योंकि आप इक्विटी जितना ज्यादा लगोगे उतना डेप्ट कम लोगे, डेप्ट कम लोगे तो आपको इंटरेस्ट जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस रहते हैं वो कम करने पड़ेंगे। सो इट इज अ गुड थिंग। वाइस वर्सा भी हो सकता है, कोई कोई कंपनीज क्या कहती है, ज्यादा डेट लेती है क्योंकि उनको पता है जितना वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उससे ज्यादा कमा सकते हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस। ओके उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड टर्म आता है विच इज मोस्ट कॉमन इनटू द स्टॉक मार्केट, आपने न्यूज में देखा होगा, कहीं पर पढ़ा होगा, रिजल्ट्स भी अनाउंस होते हैं तो इसी तरीके से अनाउंस होते हैं। सो डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट डज इबिटा स्टैंड्स फॉर? ओके सो इबिटा स्टैंड्स फॉर योर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमर्टाइजेशन। यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म लिखा है। ओके तो ये आपको नोट करना है, इबिटा का फुल फॉर्म। इट इज वेरी इजी। हमने इसमें क्या क्या इंक्लूड किया है, हमने इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड किया है, हमने इसमें टैक्स इंक्लूड किया है, हमने इसमें डिप्रिसिएशन इंक्लूड किया और हमने इसमें अमोर्टाइजेशन भी इंक्लूड किया है। सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट। मैं आपको चारों टर्म जो है एकदम डीप में एक्सप्लेन करूंगा। ओके सो स्टार्टिंग विथ, हम क्या बोल रहे हैं कि आयन ने जो अपना बिजनेस चालू किया है 15 लाख का, उसको भी 1 साल हो गया है। तो उसका रेवेन्यू जो 2024 में आया था वो था 8 लाख रुपीज। ओके व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू को अगर हम एकदम हिंदी टर्म्स में, एकदम लेमन लैंग्वेज में उसको बोलते हैं हम गल्ला। गल्ला मीनिंग क्या होता है कि आपके पास कितने का आपका सेल हुआ है, राइट। मतलब किसी ने 100 रुपए का लिया है, किसी ने 500 का लिया है, किसी ने 400 का लिया। तो ऐसा पूरा करके 1 साल में आयन का टोटल सेल बर्गर का, बर्गर से रेवेन्यू हुआ है 8 लाख रुपीज। ओके रेवेन्यू क्या होता है आपको समझ गया, गल्ला की पैसा कितना आया है माल बेच के। इनकम अलग हो गए, दिस इज नॉट इनकम। ओके दिस इज रेवेन्यू।
इनकम इज डिफरेंट थिंग. हम डेली लाइफ में इनकम बोलते हैं बट वो इनकम नहीं है. अगर हम एकदम स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में प्रोफेशनली बात करेंगे तो इस टर्म इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू, है ना. जैसे अगर आपकी कोई शॉप है या जिसकी भी शॉप होती है, वो क्या करते हैं, वो गल्ला देखते हैं, है ना, कि गल्ले में कितने पैसे आ रहे. तो वैसे अयान के पास एक साल बाद आए हैं टोटल 8 लाख रुपीज एक साल के अंदर. ओके. उसमें से आई एम अज्यूमिंग कि जो उसका इंग्रेडिएंट्स का रॉ मटेरियल का खर्चा है, जो उसका एम्प्लॉय जो उसने हायर किए उनकी जो सैलरी है, उनके जो वेजेस है, और उसने जो मार्केटिंग की होगी, एडवर्टाइजिंग की होगी, जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खर्चा है उसके, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 6 लाख रुपए उसमें उसमें चले गए. तो ये सब खर्चे निकाल के अयान के पास एट द एंड कितना बच रहा है, 2 लाख रुपए. ओके. सो व्हाट इज एबिटा? एबिटा स्टैंड्स फॉर योर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट. इंटरेस्ट मतलब जो आपने लोन लिया है, टैक्स जो आपको प्रॉफिट पे देना पड़ता है, डिप्रिसिएशन और amortization. Okay. So basically, what is EBITDA? It is the income Ayan retains after core expenses but non-operational costs. अभी ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होते हैं, ये वाले इंग्रेडिएंट्स, वेजेंट्स, आपका एडवर्टाइजिंग, दिस आर ऑल ऑपरेशनल कॉस्ट. नॉन ऑपरेशन में आपका आ जाता है जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, वैसे कॉस्ट. तो आपको क्लियर है व्हाट इज ऑपरेशनल कॉस्ट, व्हाट इज नॉन ऑपरेशनल कॉस्ट? हाँ. ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होता है, आपके इंग्रेडिएंट्स का खर्चा, आपका एम्प्लॉयज के खर्चा, आपका एडवर्टाइजिंग का खर्चा, आपका जो रेंट आप पे कर रहे हो उसका खर्चा, दैट इज योर ऑपरेशनल कॉस्ट. नाम में लिखा हुआ है ऑपरेशनल कॉस्ट. नॉन ऑपरेशनल क्या होते हैं, जो हमने लोन लिया है उस पर जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, जो हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, दैट इज नॉन ऑपरेशनल कॉस्ट. यस. सो वो हो गया नॉन ऑपरेशनल, और ऑपरेशनल में हो गया आपका इंग्रेडिएंट्स का खर्चा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हो गया क्लियर? तो ऑपरेशनल कॉस्ट में आयन के जा रहे हैं सबसे बड़ा खर्चा जो है, दैट इज 6 लाख रुपीज. 6 लाख रुपीज में आपका आ गया एम्प्लॉयज की सैलरी पूरे एक साल की, आपका रेंट आ गया पूरा एक साल का, आपके जो रॉ मटेरियल का इंग्रेडिएंट्स का खर्चा है, जो आप वेजिटेबल्स ला रहे हो, बर्न्स ला रहे हो. यस. यस. तो आपका 6 लाख उसमें चले गए. तो एट द एंड आयन के पास कितना बचता है, 2 लाख रुपए. ठीक है. अभी अगर हमें एबिटा परसेंटेज निकालना है, तो एबिटा परसेंटेज हम किस पे निकालेंगे, रेवेन्यू पे. रेवेन्यू पे क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमने जो एबिटा निकाला है वो रेवेन्यू से ही निकाला है. रेवेन्यू कितनी थी, 8 लाख रुपए. हमारा एट द एंड एबिटा कितना बच रहा है, 2 लाख रुपए का, विच इज टोटल नॉन ऑपरेशनल कॉस्ट. तो एबिटा परसेंट अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100. तो एबिटा परसेंट का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कैसे निकालते हैं, विच इज योर एबिटा डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इंटू 100, विच कम्स आउट टू बी 25%. सो एबिटा मार्जिन अगर 25% है, दैट implicates, दैट shows that his strong core profit making, profit power and making his business attractive and efficient. So 25% EBITDA is a very good margin. Okay. इधर मैंने क्लास में लाइन भी लिखी है, अ गुड एबिटा मार्जिन में फॉल बिटवीन 15 to 25%. 15 से 25% के बीच जो भी बिजनेस का एबिटा रहेगा वो अच्छा रहेगा. 25 के ऊपर रहता और अच्छी बात. अभी आप बोलोगे एबिटा मार्जिन निकालना क्यों है, व्हाट इज द यूज, राइट? सो यहाँ पे मैंने यूज लिखा है. अभी अयान्स का एक बर्गर की शॉप हो गई, अभी जो भी सिटी में उसकी बर्गर रहेगी वहां पे मिनिमम और 10 to 15 रहेगी. अगर कोई भी कुछ बिजनेस कर रहा है तो डेफिनेटली उसके कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं सेम फील्ड में. तो अगर हमें बिजनेस टू बिजनेस चेक करना है कि किसका मार्जिन ज्यादा है, कौन अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो वहां पे हम एबिटा मार्जिन लेके यूज करके उनको कंपेयर करते हैं. ओके. सो वी यूज एबिटा मार्जिन्स टू कंपेयर सिमिलर बिजनेसेस like Ayan's Burger, Gopi's Burger, Sam's Burger, etc. etc. Yes, 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 perfect. ये तब काम में आएगा.
तो आप बर्गर के शॉप को बर्गर से ही करोगे, आप इसको गोल्ड के ज्वेलरी के शॉप से आप कंपेयर नहीं करोगे, सेम सेक्टर के ही करोगे, राइट? यू कांट कंपेयर रिलायंस विद आपका टीसीएस, दोनों अलग अलग फील्ड के, दोनों का अलग अलग बिजनेस है। तो जो सेम फील्ड करेंगे हम उन्हीं को कंपेयर करेंगे, जिसका हायर मार्जिन रहेगा दैट मीन्स वो स्ट्रॉन्गर प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी। ओके, सो वी कैन से दैट EBITDA margin is the heartbeat of any business. This is the heartbeat of any business. ओके, अभी दो चीजें हमें इसमें से पता है, हमें पता है इंटरेस्ट क्या होता है, हमें पता है टैक्स क्या होता है। व्हाट इज इंटरेस्ट, जो हमने लोन लिया उसको जो हमारे इंटरेस्ट जा रहे हैं वो इंटरेस्ट होता है। टैक्स क्या होता है, जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है एंड व्हाट वी आर पेइंग टू गवर्नमेंट, दैट इज अवर टैक्स। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है, डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन, एनी आइडिया? नहीं। ओके, डेप्रिसिएशन क्या होता है, अब आपके पास देखोगे आप, आपका एक तो वैल्यू, पैसे का वैल्यू गिरता जा रहा है 7% से एवरी ईयर, दैट इज फर्स्ट डेप्रिसिएशन। सेकेंड थिंग, आपने कुछ मशीन्स ली होगी बर्गर्स बनाने के लिए, राइट? वो मशीन टाइम टू टाइम खराब हो रही है, आई I मीन mean, पुरानी हो रही है, तो उसकी वैल्यू कम होते जा रही है, दैट इज योर डेप्रिसिएशन। ओके, समझ आए? मतलब क्या है, आपका मशीन का वैल्यू कम होता जा रहा है। यस, यस, ठीक है। और फोर्थ जो है दैट इज अमोर्टाइजेशन। तो अब उसके लिए एक बार ये डेफिनेशन पढ़ लो। ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं, अमोर्टाइजेशन को हम ईएमआई जैसा बोल सकते हैं थोड़ा बहुत। ईएमआई में क्या होता है, हम प्रिंसिपल का अमाउंट भी पे करते हैं थोड़ा सा और इंटरेस्ट भी पे करते हैं, तो टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, हमारा इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, राइट? सो व्हाट इज अमोर्टाइजेशन? अमोर्टाइजेशन इज द सेम, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रीपिंग अ लोन इन फुल बाय मैच्योरिटी डेट। एक डेट फिक्स हो गया कि मैच्योरिटी डेट, उसके पहले आपको क्लियर करना है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना भी रहेगा। तो आप क्या करते हो, आप मंथली इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो और उसके साथ साथ आप कुछ अमाउंट प्रिंसिपल का भी पे कर रहे हो, दैट इज योर अमोर्टाइजेशन। यस, यस, हम बिजनेस के टर्म्स में उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। सो दैट इज योर इबिटदा। वापस आप रिपीट करो, इबिटदा का फुल फॉर्म क्या है? अमोर्टाइजेशन। चारों टर्म्स आपको क्लियर हो गए? ओके, उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आपने देखा होगा बहुत जगह यूज होता है, दैट इज आरओसीई। आरओसी हमें क्या बताता है, अ मेजर ऑफ प्रॉफिट पावर। ओके, पावर, प्रॉफिट पावर, इसका मतलब क्या होता है हम अभी अभी देखेंगे। आरओसी का क्या फुल फॉर्म होता है, एनी आइडिया? रिटर्न, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी जो हम एबिटा में से धीरे धीरे एक एक टर्म्स लास्ट के रिमूव करते जाएंगे, एक एक लास्ट के टर्म्स हटाते जाएंगे। ओके, सबसे पहले हम ए और डी रिमूव करेंगे, फिर टी रिमूव करेंगे, फिर आई रिमूव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, बस ईबीआईटी निकाल रहे हैं। ओके, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में हमारा खर्चा हो गया 20,000 रुपए साल का। हमारा रेवेन्यू कितना बच रहा था, 8 लाख रुपए। रेवेन्यू टोटल था 8 लाख रुपए। 8 लाख में से हमारे पास ये कितना बच रहा था, एबिटा 2 लाख रुपए। अब एबिटा में से मैं डी और ए निकाल दे रहा हूँ 20,000 कंसिडर करके, तो हमारा ईबीआईटी अब कितना बच रहा है, 1.8 लाख रुपीज, राइट? तो आपका डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन कितना हो गया, 20,000। वो दोनों रिमूव करके आपका ईबीआईटी कितना बच रहा है, 1.8 लाख। समझे? क्योंकि हमें आरओसी निकालने, तो आरओसी हम कैलकुलेट करते हैं ईबीआईटी पे, उसमें से डी और ए हम रिमूव करते हैं। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर आरओसीई, इसलिए हम डी और ए निकाल दे रहे हैं, क्योंकि वो हम कंसिडर नहीं करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग योर आरओसीई।
So what is ROCE? ROCE is return on capital employed, which shows us how effectively a company uses its capital to generate the profit. ओके इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास जितना स्टार्टिंग में था 15 लाख रुपए वो उसको कितने एफिशिएंटली यूज कर रही है, वो उसको जितने एफिशिएंटली यूज करेगी उतना आरओसी अच्छे से आएगा, उतना आरओसी परसेंटेज आपका ज्यादा रहेगा. सो फॉर्मूला ऑफ आरओसी इज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल इनटू 100. तो अगर ईबीआईटी अब हमारा कितना हो गया 1.8, हमने टोटल कैपिटल स्टार्टिंग में कितना यूज किया था 15, तो हमारा आरओसी कितना हो जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100 which comes out to be 12%. That means I earns 12% ROCE means he earns 12% on every rupee invested, which shows a solid performance. मतलब अगर वो 1 रुपए डाल रहा है तो उसको बदले में 1.12 मिल रहा है. ओके मतलब 12% ऊपर मिल रहा है उसको. So which is a good performance for any business. So the most important नहीं सेक्टर ये अलग है, मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं उस पर आने वाला हूँ. यहाँ पे मैंने वो ही लिखा है सेक्टर वाइज. ठीक है. सो ROCE is crucial for evaluating the strength of a business returns on invested capital. ओके टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल. तो अगर 12% वो कमा रहा है दैट मीन्स इट इज अ वेरी गुड रिटर्न. 12% ROCE इज अ गुड. ओके गुड सेम सेक्टर का अगर रहेगा तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है व्हाट इज गुड वैल्यू ऑफ आरओसी. तो आप कभी नहीं बोल सकते कि यार ये बिजनेस अगर 12% आरओसी दे रहा है तो ये बहुत अच्छा है, अगर ये बिजनेस 50% आरओसी दे रहा है तो ये बहुत बेकार है. ऐसा आप नहीं कंपेयर कर सकते, मतलब ए को बी से या बी को सी से. ओके सो हाँ आप एक बार ये पढ़ लो. ओके दैट मीन्स ये क्या है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करता है. अभी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का बेंचमार्क कुछ रहेगा कि 20 से 25% आरओसी इज वेरी गुड फॉर दिस इंडस्ट्री. तो अगर सेम इंडस्ट्री की कोई कंपनी का उससे कम रहेगा तो हम बोलेंगे कि दिस दिस इज नॉट अ गुड कंपनी. अगर सेम इंडस्ट्री का कोई और कंपनी सेम इंडस्ट्री का उसका आरओसी अगर ज्यादा रहेगा 30-35%, सो वी कैन से कि ये बहुत अच्छी कंपनी है फॉर दैट इंडस्ट्री. ऐसे ही किसी इंडस्ट्री का हो सकता है आरओसी 10% बेंचमार्क हो, तो जो 10% वाली रहेगी वो ओके रहेगी. यस यस मैम. ठीक है. तो आरओसी हम डिपेंड करता है हमारे इंडस्ट्री बेंचमार्क पर. किसी इंडस्ट्री का बेंचमार्क हो सकता है 10% हो, तो अगर वो कंपनी का आरओसी 13-14% है तो हम उसको बहुत अच्छा बोलेंगे. सो आरओसी की वैल्यू जो आपकी निकल रही है हमें चेक करना है इंडस्ट्री बेंचमार्क के साथ रादर देन अलग अलग इंडस्ट्री के आरओसी कंपेयर करने, मतलब कंपेयर नहीं करना है बेसिकली हमें. ये हाँ आप जो हम इसके बाद स्क्रीनर पढ़ेंगे स्क्रीनर पे आपको दिख जाएगा कि इंडस्ट्री का एवरेज कितना है. ओके अभी हमने आरओसी देख लिया, हमने क्या किया था डी और ए निकाल दिया था तो ईवीआईटी बचा था. अभी हम आई और टी भी निकालेंगे. ओके क्या कैलकुलेट करने के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए.
हमारी स्टार्टिंग में इक्विटी कितनी थी? 10 लाख रुपए, राइट? सो आरओई हमें क्या बताता है? इट शोज अस हाउ इफेक्टिवली अ बिजनेस जनरेट प्रॉफिट्स फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर फंड्स। ओके, मतलब स्टार्टिंग में हमने दो बार पैसा, आई मीन दो पैसे इन्वेस्ट किए थे, फर्स्ट खुद का, सेकंड बैंक का। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमने खुद का पैसा इन्वेस्ट किया था, वो किसका पैसा था? पूरा हमारा था। सो वी आर द 100% शेयर होल्डर हियर। तो आरओई हमें बताता है कि आपके जो शेयर होल्डर्स है, वो पैसों को आप कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो। सो इट मेजर्स द इफिशियंसी ऑफ द बिजनेस। ओके, स्टार्टिंग में हमारा था 10 लाख रुपए। सो व्हाट आई एम अज्यूमिंग कि 10,000 हमारा इंटरेस्ट और टैक्स में चले गए। हमारा डी और एक हमने 20,000 अज्यूम करके माइनस कर दिया था, राइट? अब मैंने यहाँ पे और सिंपल करने के लिए इंटरेस्ट और टैक्स में दोनों मिला के हमारे 10,000 चले गए, ऐसा अज्यूम किया। तो आपने जो स्टार्टिंग में बोला था ना इनकम, वो अलग है, दैट इज रेवेन्यू। दिस इज नेट इनकम, जो अभी हमारा डी ए आई टी निकाल के आया है। यस, यस। तो नेट इनकम आयन की कितनी होगी? 1.7 लाख। ओके, आरओई का फुल फॉर्म होता है ये, नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी इंटू 100। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया है, हमारा नेट प्रॉफिट अब कितना हो गया? 1.7 लाख। गॉट इट? नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट इनकम, सेम ही चीज है। आरओई का फॉर्मूला क्या है? नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी इंटू 100। So what we will do is we will divide 1.75 divided by 10 into 100, which comes out to be 17%. आयन ने लगाए कितने हैं? 10 लाख रुपए। उसका नेट इनकम कितना हो रहा है? 1.7। दैट मीन्स 17%. So Ayan's ROE of 17% shows is generating solid returns on the shareholder funds. तो शेयर होल्डर का जो पैसा है उससे कंपनी 17% प्रॉफिट कमा रही है, विच इज वेरी गुड। ओके, आरओई आपको क्लियर होगा क्या होता है? उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टर्म आता है, यस, नेक्स्ट टर्म जो आपका आता है दैट इज प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? योर नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। पहले हमने किससे डिवाइड किया? इक्विटी से। आरओई निकालने के लिए अगर हमें प्रॉफिट मार्जिन निकालना है तो हम डिवाइड करेंगे रेवेन्यू से इंटू 100। हमारी नेट इनकम कितनी हो गई? 1.7। रेवेन्यू हमारा स्टार्टिंग में कितना था? 8 लाख रुपए। तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाएगा? 1.7 डिवाइडेड बाय 8 lakhs इंटू 100, which comes out to be 21%. आरओई में हम क्या, जो हमने खुद से पैसा लगाया है वो हम देख रहे हैं। आरओई क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी, आपको नाम में ही छुपा हुआ है। व्हाट इज दैट? दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट? ई मतलब इक्विटी, तो हम यहाँ पे इक्विटी पे कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? प्रॉफिट मार्जिन, कि भाई एट द एंड हमारे पास मार्जिन कितना बच रहा है। मार्जिन हम किस पे देखेंगे? रेवेन्यू पे। हमारे पास टोटल कितना पैसा आया है? 8 लाख रुपए। उसमें से एट द एंड हमें कितना मिल रहा है? सब खर्चे निकाल के, दैट इज योर प्रॉफिट मार्जिन। हो गया क्लियर? सो व्हाट इज कैलकुलेशन फॉर दैट? Calculation for that? Yes. So calculation for that is your net income, which is 1.7 divided by your 8 lakhs into 100, which comes out to be 21%. Okay, that means revenue का हमें कितना परसेंट मिल रहा है? 21%। हो गया? अगर आपका 10 लाख का रेवेन्यू तो हमें 2.1 लाख मिल रहा है, 8 लाख का है तो 1.7 मिल रहा है। तो रेवेन्यू का 21% हमारे पास आ रहा है, दैट इज योर प्रॉफिट मार्जिन। So Ayan's profit margin of 21% highlights a very strong earnings efficiency. क्योंकि रेवेन्यू का अगर 21% हमारे पास बच रहा है तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग, राइट? बहुत अच्छी बात है बिजनेस के लिए। उसके बाद एक टर्म आता है आईसीआर।
व्हाट इज आईसीआर? आईसीआर का फुल फॉर्म है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। आप एक बार ये डेफिनेशन पढ़ लो। हमने ऊपर क्या एज्यूम किया था? हम इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं? 10,000 रुपए। हमारा ईबीआईटी कितना था? 1.8 लाख रुपीज, विच इज अवर दिस वन ईबीआईटी, राइट। हमने इसमें से क्या किया था? ईबीआईटी में से हमने आईओटी निकाला था, तब जाके हमारे पास 1.7 बचा था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? आईसीआर का क्या फॉर्मूला होता है? योर ईबीआईटी डिवाइडेड बाय योर इंटरेस्ट एक्सपेंस। दैट मीन्स कि अगर मैं बोल दूं कि आपका बिजनेस अभी आने वाले 1 साल तक, 12 महीने तक या 15 महीने तक नहीं भी चलेगा, तो आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। तो अगर आपका बिजनेस जीरो भी हो जाता है, तो आप कितने मंथ्स तक इंटरेस्ट पे कर पाओगे विथ जीरो इनकम? दैट इज योर आईसीआर। ओके, सो yes, yes. So Ayan's 18x ICR means he earns 18 times his interest expense, indicating a strong stability. कभी कभी क्या होता है, हम जो जो पैसे कमाते कहाँ चल जाते हैं? पूरे इंटरेस्ट में चल जाते हैं, तो कोई सेंस बनता नहीं है फिर। यहाँ पे जितना इंटरेस्ट में जा रहा है उसका 18 टाइम्स बंदा कमा रहा है। दैट मीन्स इंटरेस्ट से उसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। दैट इज योर आईसीआर। ओके, सो कंक्लूजन क्या आता है कि अयान्स बिजनेस इज वेल पोजिशन टू कवर इट्स इंटरेस्ट कॉस्ट। दैट मीन्स इंटरेस्ट का इतना फर्क नहीं पड़ रहा है उसके बिजनेस पे। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ योर इंटरेस्ट। ठीक है, समझ गए आपको आईसीआर? इट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यस, एब्सोल्युटली। इक्विटी मोर रहेगी तो आपको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं अभी हमने क्या पढ़ा। सो दीज आर द की बिजनेस मेट्रिक्स टू स्पॉट फ्यूचर मल्टी बैगर्स। आपको ये सब चीजें जो भी कंपनी में बहुत अच्छी लग रही है, या जो कंपनी इस ये सब चीजों, ये सब फैक्टर्स के साथ इंप्रूव कर रही है, वो फ्यूचर में मल्टीबैगर बनती है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स चाहिए तो आपको टेक्निकल एनालिसिस जो हमने देखा है वो भी आना चाहिए, और फंडामेंटल एनालिसिस में आपको ये सब पैरामीटर्स भी कंपेयर करने हैं। ओके, आरओसी का क्या फुल फॉर्म था? ये सब देखना है आपको, सारे देखने हैं, एवरीथिंग। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्क्रीन पे स्टडी भी करेंगे कि कैसे देखने हैं, कहाँ आपको दिखेंगे। अभी अभी बस हम बेसिक समझ रहे हैं इसका। ओके, सो दीज आर द की मेट्रिक्स टू स्पॉट योर फ्यूचर मल्टीबैगर्स। उसमें से आपका हो गया आरओसी एंड आरओई, विच इंडिकेट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड इफिशिएंट यूज ऑफ योर कैपिटल। आरओसी हमें क्या बताता है? कितना प्रॉफिटेबल है। और रिटर्न ऑन इक्विटी हमें क्या बताता है? कि हमारा कैपिटल कितने अच्छे से यूज हो रहा है, कितने एफिशिएंटली यूज हो रहा है। आरओसी का क्या फुल फॉर्म था? कैपिटल एम्प्लॉयड। और आरओई? यस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी बताता है कि हमने कितना फाइनेंशियल लेवरेज लिया है, कितना लोन लिया है, हमारे पास कितना खुद से पैसा लगाया है। सो व्हाट इज दैट? दैट इज योर फाइनेंशियल लेवरेज। तो उसमें लेवरेज, उसमें डेब्ट आपका ऊपर आता है, इक्विटी आपका नीचे आता है। ओके, इबिटदा आपका क्या बताता है? इबिटदा इज द हार्ट बीट ऑफ एनी बिजनेस विच शोज अस कोर प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि सब चीजें स्टार्ट होती है इबिटदा से। इबिटदा अच्छा रहेगा तो ये सब चीजें अच्छी रहेगी। सो विच शोज कोर प्रॉफिटेबिलिटी। इबिटदा से ही हम अज्यूम कर सकते हैं कि आने वाला टाइम कंपनी का अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। जितना बेटर इबिटदा उतनी अच्छी बात। उसके बाद हमने डी और ई निकाल के क्या कर दिया था? ईबीआईटी, विच शोज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
उसके बाद हमारे पास क्या था, नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन में हमने क्या देखा था, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, कि ओवरऑल हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है और हमारे पास एट द एंड कितना पैसा बच रहा है। दैट इज योर नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो एट द एंड हमारे पास हम पैसा घर लेके जा रहे हैं आफ्टर एवरीथिंग, दैट इज योर नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो उससे क्या पता चल रहा है, ओवरऑल हमारे पास कितना प्रॉफिट आ रहा है सब सब होने के बाद। लास्ट में हमने अभी क्या देखा, आईसीआर, विच इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो, which shows us ability to meet interest expenses. So at the end what we can say is कि understanding these metrics can help you to identify strong, stable and profitable business. जो भी कंपनीज के ये सब फैक्टर्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे, अच्छे रहेंगे, वो आने वाले टाइम में एक मल्टीबैगर बन सकती है। सो दिस वाज योर बेसिक्स ऑफ फाइनेंस। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट लगा आपको? सुनने में नाम थोड़े से प्रोफेशनल है। हाँ, लॉजिक पुराना है। हम ये सब चीजें बचपन से देखते आ रहे हैं, है ना, ये सब चीजें हम बचपन से देखते आ रहे हैं। बस अभी इतना है कि हम इसको प्रोफेशनल वे में सीख रहे हैं विथ सम एडवांस टर्म्स विच वी यूज इन स्टॉक मार्केट, राइट। मीनिंग आपको सबका पहले से पता है, बस वर्ड्स न्यू है इसलिए थोड़ा बहुत नया लग रहा है। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको मैं पीडीएफ सेंड करूंगा। आपको अभी खुद के वे में, खुद के वर्ड्स में नोट्स बनाने हैं ये पूरे पीडीएफ के, ठीक है। अपने लैंग्वेज में आपको लिखना है जैसा आपको लगे, अपने वर्ड्स में आपको लिखना है कि इसका मतलब क्या है। यस, करना ही है आपको 100%, क्योंकि आप खुद के वर्ड्स में लिखोगे, लिखने के बाद क्या है ना, इंसान को समझ आता है। यस, ज्यादा अच्छे से समझ आता है। तो आज आपको वो करना है, खुद के नोट्स बनाने हैं, ताकि अगर आपको किसी को समझाना भी हो या फिर आपको भी समझना हो बाद में, तो आप समझ सकते हो। तो आपको उसके साथ साथ, डेफिनेशन के साथ साथ आपको उसमें क्या इंक्लूड करना है, फॉर्मूले भी इंक्लूड करना है आपको। आप डेफिनेशन लिखोगे तो फॉर्मूला जल्दी से याद कर पाओगे। हाँ, डेफिनेशन आप लिखोगे, आप हिंदी में मतलब समझोगे तो आपको रिलेट होगा कि ये फॉर्मूला बनाया क्यों है, राइट। हमें समझना इंपॉर्टेंट है, हमें एग्जाम नहीं देनी है कि यार इसका फॉर्मूला याद करो या इसका फॉर्मूला याद करो। हमें समझना है कि आया कैसे, क्योंकि आप जितने भी अभी ट्विटर पे न्यूज देख रहे हो, जितने भी आप बाकी एप्स पे न्यूज देख रहे हो, इसी फॉर्म में आती है। आरओसी कितना बड़ा है, एबिटा कितना बड़ा है, रेवेन्यू कितना बड़ा है, तो वो चीजें आ कहाँ से रही है, अब वो उनके नंबर्स है। बट हम पॉजिटिव वे में उसको कैसे ले सकते हैं, उसको डिटेल में कैसे स्टडी कर सकते हैं, वो यहाँ से हम देखेंगे।